जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा जी आज 47। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा टेस्ट की डिस्कशन भी थी, टेस्ट भी डिस्कस करेंगे हम। और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो चैप्टर 8 का है इंगेजमेंट लेटर, ये स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था प्री कंडीशन फॉर ऑडिट क्या है, यानी एक्सेप्टेंस स्टेज पे हमने ये चेक करना होता है कि क्या प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट हैं। अगर प्रेजेंट हैं और बाकी चीजें भी आप कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट चेक कर चुके हैं, तो अल्लाह का नाम लेके एंगेजमेंट लेटर साइन करें, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले क्लाइंट के साथ कि ठीक है सर, ज़बानी कलामी हमारी बात हो चुकी थी, इनफॉर्मली हमने आपको बता दिया था कि हम विलिंग है, आइए अब बैठ के हम रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन भी एग्री कर लें। तो आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि जब ऑडिटर क्लाइंट के साथ कोई एंगेजमेंट लेटर एग्री करता है तो इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन शामिल होनी चाहिए, आपने किन चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करना है। स्टैंडर्ड वो लिस्ट बताता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्टैंडर्ड कहता है कि जब सिचुएशन रेलिवेंट हो तो ये चीज़ें इंक्लूड कर दें, जब सिचुएशन रेलिवेंट ना हो तो ये चीज़ें इंक्लूड ना करें। तो आज हम स्टडी करेंगे इंगेजमेंट लेटर में किन किन चीज़ों को एग्री करना है। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए जी। जब प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट ना हो, उसमें खास तौर पे एग्जांपल है जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन 3 कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी। तो 3 कंडीशन थी, एडिशनल डिस्क्लोजर वाली, एम्फेसिस ऑफ मैटर वाली और फ्रेज ट्रू एंड फेयर व्यू यूज नहीं होगा। ठीक है, फ्रेज ट्रू एंड फेयर व्यू यूज नहीं होगा, ठीक है, ये क्यों कह दिया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने। देखिए अगर आप सोचे तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, आपको याद होगा। तो जब ये फ्रेमवर्क ऐसा है कि इसको लॉ की वजह से काम किया जा रहा है, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं आपने फिर लॉ की बात मानी, मेरी बात थोड़ी मानी, तो फिर आप लॉ के अल्फाज यूज करें। फिर जो ऑडिट में अल्फाज यूज होते हैं ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, ऑडिट की वर्ल्ड में ट्रू एंड फेयर व्यू वाले, वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें, ठीक है, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेफिशिएंसी है ना डेफिशिएंसी। कल एग्जांपल क्या दी थी आपको कि क्या आपने सोचना है कि क्या डेफिशिएंसी है कि रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स ही इंक्लूड नहीं किए जाते। तो जब डेफिशिएंसी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू तो प्रेजेंट ना किया, ठीक है, लेकिन डेफिशिएंसी होने के बावजूद भी हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, किस वजह से, रिक्वायर्ड बाय लॉ था। तो कहता है ठीक है लॉ की मर्जी, लेकिन अल्फाज फिर ऑडिट वाले इस्तेमाल ना करें। अब फिर कौन से वाले अल्फाज इस्तेमाल होंगे ट्रू एंड फेयर व्यू की जगह पे, जो लॉ ने बताए होंगे। लॉ जहां पे ये कह सकता है कि ये वाला फ्रेमवर्क अडॉप्ट करो, वहां पे ये भी कह सकता है ये वाली रिपोर्ट अडॉप्ट करो, तो उसकी रिपोर्ट में जो फिर वर्ड होंगे फिर वही चलेंगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं फिर हमारा उसे कोई ताल्लुक नहीं। क्लियर जी। और कोई क्वेश्चन जी। एडिशनल डिस्क्लोजर में कितनी डिटेल में चीजें की जाएंगी, ये ऑडिटर की जजमेंट है, वो जितना जरूरी समझता है कि यूजर्स को पता होना चाहिए रिलेटेड पार्टीज के बारे में, उतने ही डिस्क्लोजर इंक्लूड करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, अगर हम अकाउंटिंग पढ़ रहे होते ना तो फिर मैं आपको बताता डिस्क्लोजर क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन हम अकाउंटिंग नहीं, हम तो ऑडिट पढ़ रहे हैं। तो ऑडिटर मैनेजमेंट से कहेगा अपने डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करने, एडिशनल डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड हो रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हम रिपोर्ट में एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं इंक्लूड करते हैं, एम्फसाइज करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो वो ऑडिटर की जजमेंट है, वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि जितने होने चाहिए। और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल ये बताएगा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन चूंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है इसलिए हम इसे ऑडिट करने पे मजबूर हैं, ठीक है। ये हमने पहले कहीं पढ़ा था, ये एमसीक्यू मैटर अदर मैटर की लिस्ट में जाके पढ़े, कोई ऐसी एग्जांपल थी और थी तो कहाँ पे थी, ये स्टडी करें, आपका कंसेप्ट लिंक होगा। शाबाश, जल्दी से करें। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है एडिशनल है, रेलेवेंट है कि आप मुझे एक्सेस लेंगे स्टाफ तक, तो समटाइम्स तो फिर कम्युनिकेशन में जब हम जाते हैं बात कह रहे हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड करने से मना कर दिया स्टाफ। हाँ जी, मैं क्वेश्चन ये है कि प्री कंडीशन का कंसेप्ट क्या सिर्फ एक्सेप्टेंस स्टेज पे एप्लीकेबल है या एक्सेप्टेंस के बाद भी एप्लीकेबल? तो इसका जवाब है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये सिर्फ एक्सेप्टेंस स्टेज पे एप्लीकेबल है।
एक्सेप्टेंस के बाद एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन, भाई एक्सेप्टेंस के बाद भी तो ये मसले आ सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस के बाद भी तो ये मसले, फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल, भाई एक्सेप्टेंस के बाद हो सकता है मैनेजमेंट ने स्टार्ट में कह दिया वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हमने कहा ठीक है, प्री कंडीशंस ओके, आपने प्रीवाइज में एग्री कर लिया ना, ठीक है, कि एविडेंस प्रोवाइड कर दी, बाद में अगर मैनेजमेंट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करती तो ये तो प्री कंडीशन बाद वाला मसला, अब ये स्कोप लिमिटेशन में डील हो जाएगा। यानी यही मसले जो प्री कंडीशन एक्सेप्टेंस स्टेज पे देख रहे हैं प्री कंडीशन के नाम से, यही मसले बाद में भी अराइज हो सकते हैं, लेकिन इनको डील करने के लिए उन्होंने अलग से कोर्स ऑफ एक्शन बताया। इसी तरह अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डेफिशिएंसीज हैं, अगर तो स्टार्ट में है तो हम उसे प्री कंडीशन में कवर कर लेंगे कि भैया एडिशनल डिस्क्लोजर दो वरना हम जा रहे हैं। अगर बाद में मसला अराइज होता है तो फिर वो मिस स्टेटमेंट बन जाएगी, उसके लिए फिर अलग कोर्स ऑफ एक्शन है। तो प्री कंडीशन वाले कंसेप्ट एक्सेप्टेंस स्टेज पे भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन प्री कंडीशन के नाम से सिर्फ एक्सेप्टेंस, बाद में भी ये मसले अराइज हो सकते हैं, लेकिन उनको फिर किसी दूसरे कंसेप्ट में कवर किया जाता है। क्लियर हो गई बात? और कोई क्वेश्चन? जी, मिसलीनियस कंसेप्ट नहीं पढ़ा, इसके बारे में क्या बताया था, इसके साथ पेंडिंग लिख दीजिए, बाद में पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और चीज वो स्टूडेंट ने हाइब्रिड क्लास में हाईलाइट की, जो कोर्स ऑफ एक्शन था ना, इफ प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, उसमें शुरू में कोई 2-3 जनरल लाइंस लिखी हुई है कि ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, उनको समझाएगा प्री कंडीशंस क्या है, फिर उनको रिक्वेस्ट करेगा, कन्विंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि वो इन पे एग्री करे, और फिर बताएगा कि ये प्री कंडीशंस एग्री होना जरूरी आईएसए रिक्वायर करते हैं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव होगी। ये जनरल पॉइंट है, ये अगर मार्क्स ज्यादा हो तो उस वक्त आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, अगर आप बढ़ के देखें ना तो इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं लिखी हुई, ठीक है, जनरल यानी कन्विंस करिए, उस वक्त हम ये 3 लाइंस लिखेंगे जब हमारे मार्क्स ज्यादा होंगे, ठीक है, वरना ये जनरल कंसेप्ट है, टेक्निकल चीज इसमें कोई। चलिए अब चलते हैं हम अपने डिस्कशन की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन वॉल्यूम 1, सबसे पहले क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या था जी? स्टेट दिखाइए जरा, कब ओपन करेगा फाइल। कह रहा है स्टेट मैटर्स व्हिच एन ऑडिटर शुड कंसीडर टू एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट। सबसे अहम क्वेश्चन, क्या पूरा कंसेप्ट लिखना है या पार्ट? कौन से वाला पार्ट लिखना है? हाउ एन ऑडिटर एस्टैब्लिशेस वेदर प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट, या एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये सेंटर वाला जो सेकंड हेडिंग है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में, ये लिखेंगे हम। क्या दोनों लिखेंगे? बिल्कुल, वेदर द प्री कंडीशन फॉर, बिल्कुल दोनों लिखेंगे जी। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी जी। लास्ट वाले पैराग्राफ में वो कह रहा है इंक्लूड एप्रोप्रिएट रेफरेंस इन एंगेजमेंट लेटर। इसका मतलब ये है, देखिए, अगर मिसलीडिंग मैनेजमेंट ने एडिशनल डिस्क्लोजर देने से इनकार कर दिया, ठीक है, यानी कंडीशन मेट नहीं हुई, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग या मिसस्टेटेड है? अच्छा, हम इस वक्त स्टार्टिंग पे हैं, हमें पहले ही पता चल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड होंगी। कैसे पता चल गया? डिस्क्लोजर नहीं दे रहे। क्या हमें फौरी तौर पे मैनेजमेंट को बता देना चाहिए कि एंड में जाके जब रिपोर्ट की स्टेज आएगी तब भी बताएं? फौरी तौर पे। ये शायद आपको किसी कंसेप्ट में बताया भी था कि जब कभी भी ऑडिटर को लगता है कि ओपिनियन मॉडिफाई हो, रिपोर्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन आ सकती है, वो एज सून एज पॉसिबल मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे भी बताइए, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है और मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड होगा, क्योंकि डिस्क्लोजर नहीं है तो मिस स्टेटमेंट होती है ना, ये क्या ऑडिटर को ये कम्युनिकेट कर देना चाहिए मैनेजमेंट या डायरेक्टर को? कैसे करे सर? इस वक्त क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज है, तो सबसे बेहतरीन जो तरीकाकार है कम्युनिकेट करने का, वह एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है। इसीलिए वो कह रहा है कि आपने इवैल्यूएट करना है कि इस कंडीशंस के नाम मानने की वजह से रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या आएगा, और जो भी मॉडिफिकेशन हो रिपोर्ट में, क्वालिफाइड हो एडवर्स हो, जो भी हो, आपने उसे कम्युनिकेट करना है एंगेजमेंट लेटर में, उसका रेफरेंस दे देना, ताकि बाद में मैनेजमेंट इतराज ना करे, ठीक है जी। और की क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने टेस्ट 3 है आपके पास? टेस्ट 3 नहीं है आपके पास जी? क्या नहीं सर, कुछ नहीं कुछ कह रहे थे आप? मेहरबानी आपकी। हाँ जी,
हमारा टेस्ट एक हफ्ते के अंदर चेक होके मिल जाता है, सही ना? हाँ जी। तो भाई टेस्ट किधर है? टीए है? टीए किधर है क्लास में? भाई जान हाथ उठाए, टीए है कोई क्लास में? हाँ जी, ये टेस्ट इनके ग्रुप में शेयर कीजिए अभी 2 मिनट के अंदर। टेस्ट 3 है जी ऑडिट जी, अभी ग्रुप में आपके साथ शेयर हो जाता है, वैसे आपके सामने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा जी। ग्रुप में है, हुआ तो है बस, ठीक है फिर। टाइम ले रहा, ये टेस्ट 3 है जी। टेस्ट की डिस्कशन आप कर रहे थे ना? जी टेस्ट ही ओपन कर ले, अपने सामने रखें। जी सबसे पहले क्वेश्चन 1, टेस्ट 1 और 2 हमारा डिस्कस हो चुका था। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट, अच्छा जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके ना क्लास में, मुझे स्टार्ट में बता दीजिएगा, डिस्कशन के एंड पे ना बताइएगा, ठीक है? डिस्कशन के एंड पे, स्टार्ट में कह रहा है इन रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट फॉलोइंग वर सम रेलिवेंट डेट्स। अकाउंटिंग ईयर एंड है 31 दिसंबर 2018 का, ये ईयर एंड है जिसका हमने ऑडिट करना। अच्छा बताइए, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2018 के बाद हुई होगी या पहले? पहले कितने महीने पहले होगी? 7, 8, 9 महीने पहले होगी। कंप्लीशन ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन ऑफ ऑल क्वेरीज एंड आउटस्टैंडिंग इश्यूज, 1 मार्च 2019 को सारा ऑडिट कंप्लीट हो गया, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, ठीक है? फिर कह रहा है अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अकाउंट अप्रूव किए। याद रखिए अप्रूवल 2 तरह की लॉ ने डिस्कस की हुई है, एक अप्रूवल होती है बाय डायरेक्टर्स और एक अप्रूवल होती है बाय शेयर होल्डर्स। अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है तो उसमें स्टडी किया होगा, एजीएम का जो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है उसमें एक जो बिजनेस है वो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होता है, ठीक है? यहां उसे क्या कहते हैं? कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जिस चीज की बात कर रहा है ये डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, ये शेयर होल्डर्स की बात, ये एजीएम की अप्रूवल की बात नहीं कर रहा, ये एजीएम से पहले डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं। प्रैक्टिकली होता क्या है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर को प्रोवाइड की जाती है। ड्राफ्ट का मतलब बिफोर ऑडिट। जब ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेता है, कुछ ना कुछ उसमें मिस स्टेटमेंट वगैरह एडजस्टमेंट सामने आती हैं, तो डायरेक्टर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करके जो फाइनल वर्जन होता है ना, उस पे साइन करके ऑडिटर को देते हैं कि सर ये फाइनल वर्जन है हमारा, ये आप अपने पास रख लीजिए सबूत के तौर पे कि ये वाली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो आपने ऑडिट की है। कल कला को अगर हमने कोई और दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश कर दी तो आपके पास एविडेंस होगा कि सर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये थी। बताइए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर अप्रूव करके दे रहे हैं ऑडिटर को, क्या ये एक एविडेंस है? बिल्कुल एविडेंस है, जरूर ऑब्टेन करना होता है हमने। क्या ये एविडेंस रिपोर्ट साइन होने के बाद लेना चाहिए या पहले? पहले एविडेंस लेके उसके बाद फौरी बाद रिपोर्ट साइन कर देनी चाहिए, यानी सारा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। सारा ऑडिट कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी है, क्यों भला? ताकि उसमें सारी एडजस्टमेंट्स इंक्लूड हो चुकी हो, तो उसके बाद अप्रूव करवा के अपने पास होते। इसके बगैर आपने चैप्टर 4 में डेट वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल ना हो, ये हमारा नेसेसरी एविडेंस होता है, इसके बगैर हम रिपोर्ट भी साइन नहीं कर सकते। तो ये एविडेंस जरूर ऑब्टेन करना है। इसका मतलब है जो रिपोर्ट की डेट होगी वो कौन सी वाली डेट होगी? 5 अप्रैल के बाद वाली, 5 अप्रैल या इसके बाद वाली, सॉरी 5 मार्च। डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको पता है कौन ऑब्टेन करता है? ऑडिटर। किससे ऑब्टेन करता है? मैनेजमेंट से, ठीक है? अब मुझे बताइए रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? क्या 7 मार्च से पहले वाली या 7 मार्च या उसके बाद वाली? 7 मार्च या उसके बाद वाली, क्योंकि 7 मार्च को हमारा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कंप्लीट हुआ, ये भी हमारे एविडेंस का हिस्सा है। इंक्वायरीज वगैरह से भी एविडेंस मिलता है। अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमारे एविडेंस का हिस्सा है, और रिप्रेजेंटेशन लेटर भी हमारे एविडेंस का हिस्सा है। तो हमने रिपोर्ट कब देनी है? 7 मार्च या उसके बाद, क्योंकि 7 मार्च को हमारा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कंप्लीट हुआ।
क्लियर होगी ये बात? क्या रिपोर्ट में 7 मार्च भी डेट लिख सकते हैं? 7 मार्च भी लिख सकते हैं, 6 मार्च नहीं लिख सकते, वो वायलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट जेल में रखिएगा, आगे चल के रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है, उसकी केस स्टडी आई ने बनाई थी, उसमें उसने कहा था कि क्या मैं यहाँ पे 5 मार्च को रिपोर्ट साइन कर सकता हूँ? इसका जवाब था नहीं। क्यों? रीजन क्या थे? अभी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ, रिप्रेजेंटेशन लेटर पेंडिंग है। क्लियर जी ये क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। यू आर एन ऑडिट, पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहा है for the above audit report extracts identify and explain 6 elements of this report which require amendments। कह रहा है बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स है 6 जिनकी अमेंडमेंट होनी चाहिए। यानी उसने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनमें जहां पे कोई गलती हुई हमने बताना है इसको अमेंड करो। अमेंडमेंट कहां पे होती है? जहां पे गलती हो। तो दूसरे अल्फाज में हमें क्या बता रहा है कि देखो इसको पढ़ो और बताओ किस किस जगह पे गलती है। अच्छा, हमें क्या सिर्फ एरर बताना चाहिए कि उसकी करेक्शन क्या होगी? ये भी बताना चाहिए, करेक्शन भी बतानी चाहिए, जस्टिफिकेशन, सिर्फ गलती नहीं बल्कि करेक्शन भी। जैसे आपके टेस्ट चेक होते हैं, टीए को सिर्फ आपकी गलती जो की है मार्क्स डिडक्ट करके लिख देने चाहिए 6 में से 3.5, या ये भी लिखना चाहिए कि गलती क्या है, ये भी लिखना चाहिए। इंप्रूवमेंट तो तभी होगी ना। तो इसीलिए यहां पे हमने उसने कहा कि अच्छा आखिरी लाइन क्या थी मैं भूल गया, एंड पे एक अहम लाइन लिखी हुई थी नीचे, रीड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये रीड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट में लिखी जाने वाली चीजें एज इट इज छापना। ये होता है रीडर। कहता है आपने मुझे गलती बतानी है क्या है, इसको दोबारा रीड्राफ्ट करके नहीं देना। ठीक है, यानी ये बता दे कि ये गलती है, इसकी जगह पे ये होना चाहिए था। पूरा पैराग्राफ या पूरी रिपोर्ट को रीराइट नहीं करना, क्योंकि आई कैप ने 2 अटेम्प्ट्स थी, उस 2 अटेम्प्ट्स में आई कैप ने कुछ साल पहले बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा था कि मैं स्टूडेंट्स को रिपोर्ट का फॉर्मेट देता हूं ना, जैसे एमसीक्यू मैटर का पैराग्राफ दे दिया, गोइंग कंसर्न का, ओपिनियन का दे दिया, और मैं उससे कहता हूं कि इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो। स्टूडेंट ने लगाया होता है रटा, और वो कोशिश करता है केस स्टडी भी रटे के साथ ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने देखा कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स में जब वो सेफ गार्ड पूछता है ना तो उसमें कहते हैं रेलिवेंट मेंबर फॉर एग्जांपल, जनरल वर्ड यूज कर देते हैं, हालांकि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। तो आपने क्या करना है, अवॉइड करना है इस प्रैक्टिस को, और कोशिश करनी है क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके सेफ गार्ड में, आपकी थ्रेट की एक्सप्लेनेशन में आ रही हो। हाँ, जो सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स हैं वो एज इट इज लिख दें, उनमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो थ्रेट की एक्सप्लेनेशन है और खास तौर पर जो सेफ गार्ड है वो केस के लिहाज, तो स्टूडेंट की आदत होती है जो याद किया छाप केस स्टडी भी वैसे निकल जाए तो अच्छा है। तो वो कहता है क्या कहता है, मैं पूछता था एमसीक्यू मैटर में से गलतियां बताओ, स्टूडेंट ने जो एमसीक्यू मैटर याद किया था छाप देते, कहते गलतियां खुद ही ढूंढ लो, ये तुम्हारा गलत है ये हमारा सही है, गलतियां खुद ही ढूंढ लो। आई क्या कहता है इसके मैं 0 मार्क्स देता हूं। जब मैंने आपसे कहा ड्राफ्ट करो तो तब ड्राफ्ट करो, जब कहा एरर आइडेंटिफाई करो तो रीड्राफ्टिंग नहीं करनी होती, सिर्फ ये बताना होता है क्या गलत है और इसकी जगह पे सही कंसेप्ट क्या होगा। तो अब कह रहे यू आर एन ऑडिट मैनेजर इन ब्राउन एंड कंपनी एंड यू आर नियरिंग कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ पेप्रिका एंड कंपनी। द ऑडिट सीनियर हैज प्रोड्यूस्ड एक्सट्रैक्ट्स बिलो फ्रॉम द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर पेप्रिका। ये एक्सट्रैक्ट अब आपके सामने है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा मुझे ये बताइए, इसमें जब हम रिपोर्ट के किसी एक्सट्रैक्ट को पढ़ रहे हों, किसी पार्ट को पढ़ रहे हों, हमें एक एक छोटे से छोटे लफ्ज को भी पॉइंट आउट करना चाहिए कि मेन कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, मेन कंसेप्ट। ठीक है, वो अल्फाज जिनकी वजह से कोई कंसेप्चुअल एरर है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये इफ एंड ऑन बाय इस तरह के अल्फाज आगे पीछे हो गए हैं तो ये गलती नहीं समझी जाएगी। यानी अगर अल्फाज आगे पीछे हैं लेकिन कंसेप्ट ठीक है वो गलती नहीं है, लेकिन अगर अल्फाज आगे पीछे होने से कंसेप्ट गलत हुआ वो आइडेंटिफाई करना है आपने। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली गलती क्या, हेडिंग ठीक नहीं है। हेडिंग क्या होनी चाहिए थी, कभी हेडिंग पढ़ी है ये ऑडिट रिपोर्ट की, क्या हेडिंग होती है, नहीं पढ़ी आपने। रिपोर्ट पढ़ी है जो दी थी, नहीं पढ़ी है, एक मर्तबा पढ़ी थी बस, वो भी क्लास में पढ़ी होगी है ना। चलिए एड्रेस तो हेडिंग गलत। दूसरा, नेक्स्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ऑल पेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन आवर ऑडिट। ये गलती है। क्या गलती है, ऑल पेजेस नहीं करते, क्या करते हैं फिर, कुछ पेजेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, फ्रंट पेज करते हैं बस। सैंपल बेस पे सैंपलिंग का कंसेप्ट बताया था, ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है फाइनेंशियल। आप ये कि बैलेंस शीट चेक करूंगा, इनकम स्टेटमेंट नहीं करूंगा, सैंपल बेस पे काम करता हूं, 100% थोड़े काम करता हूं।
गलत है कंसेप्ट। सैम्पलिंग का कंसेप्ट किस पे अप्लाई होता है? ट्रांजैक्शंस पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पांचों की पांचों चेक करनी है, उनके अंदर एरियाज जो आ रहे होते हैं सेल, वो सारे के सारे चेक करने हैं। तो ये बात ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अल्फाज वो नहीं है जो पाकिस्तान में यूज होते हैं, लेकिन कंसेप्ट ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंप्लीट नेम लिखने चाहिए थे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ताकि पता चल जाए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल है, वो नहीं लिखे। फिर कह रहे वे, अच्छा आप आल के लफ्ज से कंफ्यूज हो रहे हैं। आल के लफ्ज कि आपको लग रहा है कि 100% टेस्टिंग की तरफ जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट तो सारे के सारे करने हैं, पांचों के पांच। वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं। आपको याद आया वो कंसेप्ट जिसमें स्टैंडर्ड ने कहा था कि आपने हर स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, अनलेस के कोई रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट हो, नॉट प्रैक्टिकेबल हो। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर नॉट रेलिवेंट, नॉट प्रैक्टिकेबल होती तो कोई रिक्वायरमेंट वो बताता। तो क्या हम मोस्ट ऑफ द आईएसएस के मुताबिक ऑडिट कर सकते हैं कि जो आसान चीजें हैं वो कर लें, मुश्किल मुश्किल रहने दें? ऐसे नहीं करते, तो ये गलती है। मोस्ट ऑफ द आईएसएस नहीं, हम सेलेक्टेड कंप्लायंस नहीं कर सकते। आपको सारे के सारे ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। और सिमिलर रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल आईएफआरएस में भी है। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि अब आप वी हैव प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस तभी लिख सकते हैं जब सारे के सारे आईएफआरएस को कंप्लाई किया हो। ये इस तरह का कंसेप्ट पढ़ा है आपने कि ऐसे नहीं हो सकता कुछ स्टैंडर्ड को कंप्लाई किया, कुछ को नहीं किया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में ये लिख दे कि हमने सारे आईएफआरएस को फॉलो किया। ठीक है, ये कंसेप्ट था, बहरहाल पता नहीं पढ़ा तो नहीं, कोई बात नहीं। सेकंड, दो स्टैंडर्ड्स रिक्वायर दैट वी कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, सही कह रहा है, एंड प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट टू ऑब्टेन मैक्सिमम एश्योरेंस as to whether financial statement are free from all misstatements। यहां पे एक तो हाँ मैक्सिमम की बजाय रीजनेबल एश्योरेंस, और दूसरा आल की बजाय मोस्ट, ये दो हैं। अच्छा, एक आपको सीफैप लेवल का की गलती भी बता दूं, इसमें है एक्सपेक्टेड नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसमें कह रहा है कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट। वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स कहां लिखी हुई हैं वो भी बताना चाहिए था। कौन सी वाली एथिकल रिक्वायरमेंट्स? कोड ऑफ एथिक्स की। ड्राफ्टिंग का एक तरीकाकार होता है, ठीक है। अच्छा, ये इन्वेंट्री के ऊपर अगर आपने किसी को बताना हो कि हमने इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड मीट किया है, तो उसका क्या टाइटल था? IAS2। ये गलत बोला है आपने, गलत बोला है। हाँ, अगर इस तरह की वर्ड का भी पेपर इस्तेमाल हुए हैं ना और वो कहे कि इसमें से एरर्स ढूंढो, तो IAS2 गलत है। आपने लिखना है IAS2 इन्वेंट्रीज, क्योंकि जो हम रिपोर्ट बना रहे होते हैं ना, याद रखिए, वो यूजर्स के लिए बना रहे होते हैं। आप तो काउंटिंग ऑडिट के, आपको पता है IAS2 कौन सा है, IAS16 कौन सा है, IFRS 15 कौन सा है, यूजर्स को नहीं पता। तो यूजर्स को नंबर के साथ आपने टाइटल भी बताना होता है, कौन सा टाइटल है। ये असूल होते हैं प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग के। फिर कह रहा है वी हैव रिस्पांसिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ये क्या बात हो गई? क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना? क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल प्रिपेयर करना? पता नहीं कौन सा ऑडिटर है। तो ये भी हमने एरर, हम क्या लिखेंगे कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है फ्रॉड को प्रिवेंट, किसकी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी नहीं फाइनेंशियल में प्रिपेयर करना, मैनेजमेंट की है। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो एक इसमें गलती आ गई थी, हमने मोस्ट की बजाय ऑल ISAs कंप्लाई करना है। फिर इसमें दो गलतियां आ गई थी, एक मैक्सिमम का वर्ड यूज किया, रीजनेबल का वर्ड यूज होना चाहिए था, और ऑल मिसस्टेटमेंट की बजाय मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तीन हो गई। फिर दो मिसस्टेटमेंट इसमें आ गई कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना नहीं है, और दूसरी ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना नहीं है। अच्छा, अगर आप ये दोनों एरर्स एक ही सेंटेंस में लिख देते हैं ना, तो स्टिल ICAP आपको इसके 2 मार्क्स देगा, क्योंकि मार्क्स बेसिकली एरर्स आइडेंटिफाई करने के हैं, सेंटेंस बनाने लिखने के नहीं है। तो अगर आप एक ही एरर 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करते हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे? 1। और अगर दोनों एरर्स एक ही सेंटेंस में एक्सप्लेन कर देते हैं, 2। असल चीज है आपके पॉइंट्स। लेकिन बहरहाल अच्छी प्रेजेंटेशन तभी होती है जब एक सेंटेंस से एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हो। Next, an audit involves performing procedures to obtain evidence about the amounts and disclosure in financial statements। सही कह रहा है। The procedures selected depend on availability and experience of audit team member।
जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ये अवेलेबिलिटी पे कि अवेलेबल है तो स्टाफ काउंट करवा लिया, स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो ना करवाया। ये रिस्क असेसमेंट और आईएसएस के ऊपर डिपेंड करते हैं प्रोसीजर। आईएसएस ने क्या कहा, राइटर की रिस्क असेसमेंट क्या है। वी कंसीडर, फिर आगे कह रहा है वी कंसीडर इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू एंटिटी एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ दिस कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। नॉलेज ऑब्टेन करते हैं किस लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग से रिस्क कैसे असेस होता है, बताइए। हाँ जी, आप कॉर्नर वाले, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग से रिस्क कैसे असेस होता है, समझा के खप गया, कैसे असेस होता है अल्लाह जाने। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग से रिस्क कैसे असेस होता है, भाई सिंपल, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है रिस्क कम, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है रिस्क ज्यादा। तो हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए, ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करते। इसमें भी दो गलतियां आ गई। एक उसने कहा कि मैं अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। सर जब टाइम होगा केस स्टडी ऑडिट करेंगे, जब टाइम नहीं होगा नहीं करेंगे। है केस स्टडी डिपेंड ऑन टाइम अवेलेबिलिटी, ऐसे यस बताता है क्या आपको, तैयार है क्या आपके लिए। We did not evaluate the overall presentation of financial statement as this is management's responsibility. प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवेल्युएट करना राइट है। तो हम क्या अपने ऑडिट में ओवरऑल प्रेजेंटेशन को वैल्यूएट करते हैं? यस सर। वी कंसीडर द रिजनेबलनेस ऑफ एनी न्यू काउंटिंग एस्टिमेट्स मेड बाय मैनेजमेंट। सही है, गलत है, न्यू नहीं सिग्निफिकेंट, मतलब पुराने जो पिछले साल बैड डेट है अगर, तो क्या उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ न्यू एस्टिमेट को कंसीडर करेंगे। जो इस साल पहली दफा, न्यू का मतलब जो इस साल पहली दफा एस्टिमेट किया है, सिर्फ उन्हीं को चेक करेंगे कि जो प्रीवियस हर साल एस्टिमेट मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं उनको भी चेक करेंगे। डेटर पिछले साल भी थे, इस साल भी है। वारंटी पिछले साल नहीं देते थे, इस साल देते हैं। किसको चेक करेंगे? दोनों को, न्यू एस्टिमेट वारंटी वाले को भी, और वो अगर सिग्निफिकेंट है तो कंसेप्ट क्या है, ऑडिटर हर सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स को वैल्यूएट करता है, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड। फिर कह रहा है वी डिड नॉट रिव्यू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ काउंटिंग पॉलिसीज एज दीज आर द सेम एज लास्ट ईयर। अगर काउंटिंग पॉलिसीज चेंज नहीं है तो फिर चेक ही नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए इन ऑर्डर टू कंफर्म। अच्छा, अगर केस स्टडी में उसने कह दिया पिछले साल प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% है, इस साल भी 10% है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन डाउनवर्ड हो गई है पिछले साल की निस्बत, जैसे कि आजकल है, तो क्या एस्टिमेट्स में कोई चेंज नहीं आया तो ठीक है सब, नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है, डिप्रेशन में होती है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़नी चाहिए, इंपेयरमेंट लॉस इंक्रीज होना चाहिए, और बूम में नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए। इन ऑर्डर टू कंफर्म न्यू मटेरियल इन्वेंट्री क्वांटिटीज वी रिलाइड ऑन द वर्क अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। तीसरी गलती आ गई, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पे रिलाय करने की इजाजत है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका जिक्र नहीं करते हम। याद रखिएगा, एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसको मेंशन नहीं करना। क्यों मेंशन नहीं करना? स्टैंडर्ड इसकी रीजन बताता है। कहते हैं इसलिए मेंशन नहीं करना, दो रीजन है। पहली रीजन कि ऑडिट रिपोर्ट की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के ऊपर है। एक्सपर्ट तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा चेक कर रहा होगा। और दूसरा, अगर आप एक्सपर्ट का नाम यूज करते हैं अपनी रिपोर्ट में, तो इससे यूजर को यह लगेगा जैसे इस हिस्से के लिए जिम्मेदारी एक्सपर्ट की है, बाकी के ऑडिटर। यूं लगेगा जैसे एक्सपर्ट ने ही सिर्फ चेक किया, इसको ऑडिटर ने कुछ नहीं किया। हालांकि एक्सपर्ट वर्क करने के बावजूद उसका वर्क ठीक है कि नहीं, ऑडिटर चेक करता है ये जी बात जो भी आपको बताई है कि एक्सपर्ट के वर्क की रीचेकिंग ऑडिटर करता है। लेकिन रीचेकिंग कैसे होती है ये बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन वो रिपोर्ट के अंदर उसके नाम को यूज नहीं करता, रेफर नहीं करता, ताकि कहीं ये ना लगे कि ऑडिटर अपनी जिम्मेदारी छुड़ा के उसके बढ़ा। ऑडिटर स्टिल पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए लायबल है। ये थे जी हमारे एरर्स। क्लियर होगी आपको? इसमें आपने देखा हमने एक ऐसे कंसेप्ट्स या अल्फाज के ऊपर फोकस किया है जो ऑडिट स्पेसिफिक है, जनरल अल्फाज वर्ड जो है उनके ऊपर फोकस नहीं किया। कोई क्वेश्चन? क्या उन्होंने कहा सर रिक्वायरमेंट है 6 एलिमेंट्स आपने बताने हैं, तो 6 तो यहीं तक अगर कवर हो गए हैं, क्या आगे बताना जरूरी होता है? ये क्वेश्चन है ACCA का। इसमें अगर 6 उसने पूछे हैं तो टेबल पे 10 नंबर होते हैं, क्वेश्चन में 10। आई कैप में ऐसे नहीं होता।
आई कैप में क्या करता है, 6 नंबर है ना तो 5 देगा, छठा कोई ना कोई हिडन पॉइंट होगा, वो जब तक दूसरी दफा नहीं पढ़ेंगे आपको पिक नहीं होगा। तो इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस करते हुए तो हमें मैक्सिमम एरर्स आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मेरी सजेशन फिर भी ये, अगर टाइम है तो 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख दें, अगर टाइम है, टाइम पहले, ये ना हो इसको एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में कोई रिक्वायर्ड क्वेश्चन छूट जाए, वो नहीं करना। अगर टाइम हो तो 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देना बेहतर है। इसकी प्रॉब्लम इसमें हमें खुद फिजिकल नहीं खुद करना चाहे, अगर इन्वेंटरी को वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें स्टैंडर्ड इजाजत देते हैं, वो कहते हैं एक्सपर्ट से भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन 3, Auditors of Porters Limited had disagreement with management and on application of certain accounting policies. Audit adjustments suggested by auditors in this respect were refused by management. Describe with reason the possible modification in audit report. क्या मॉडिफिकेशन होगी, क्या है ये, डिसएग्रीमेंट है तो क्या है, तो कुछ तो बोले, मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट क्या है इसका, क्या उसने मेंशन किया है मटेरियल के परवेसिव, वो दोनों हो सकते हैं। कैसे आंसर करेंगे, इफ मटेरियल क्वालिफाइड, इफ परवेसिव एडवर्स ओपिनियन, और क्या करेंगे, नेचर ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन में एक्सप्लेन करेंगे। नेचर ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, और बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन या स्लैश एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। और क्या इफेक्ट आएगा, हाँ की ऑडिट मैटर में भी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस देंगे। इस मिस स्टेटमेंट को की ऑडिट मैटर सेक्शन में डिस्क्राइब नहीं करना, सिर्फ रेफर करना कि उसके अलावा और भी वो भी सिग्निफिकेंट मैटर तो है ना, अदर मैटर। ये 3 में कोई प्रॉब्लम। 4, you as an external auditor have received a direct communication from a legal advisor about a claim of significant amount which was provided for and included in the sundry claims payable accounts. Legal advisor एक claim के बारे में एडवाइजर बता रहा आपको। Communication states that relevant court of law has subsequent to the year end issued judgment in favor of company. Subsequent का वर्ड अहम है इसमें। year end के बाद, क्या year end के बाद जो इवेंट होते हैं subsequent, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करते हैं? 2 तरह से इफेक्ट करते हैं, या तो सिर्फ डिस्क्लोजर में आएंगे या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में भी आएंगे। year end के बाद जो इवेंट होते हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं? 2 तरह से। पहला तरीका क्या है, सिर्फ डिस्क्लोजर में आएंगे। दूसरा तरीका क्या है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में अमाउंट्स भी एडजस्ट होगी। अब ये किसका सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा, किसकी अमाउंट भी एडजस्ट होगी, ये डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर। अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो सिर्फ डिस्क्लोजर आता है, अगर एडजस्टिंग इवेंट हो तो फिर डिस्क्लोजर प्रीमियम भी आएगी। अब ये कैसे पता चलेगा, सबसे अहम $1 मिलियन क्वेश्चन, ये कैसे पता चलेगा कि कोई इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? अब जो अगली बात बताने जा रहा हूं ना, हर वो स्टूडेंट जो ये कहता है सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सब्सीक्वेंट इवेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, खासतौर पे ऑनलाइन में बार बार ये क्वेरी आती है कि ये सब्सीक्वेंट इवेंट क्या होता है, ये एडजस्टिंग इवेंट क्या है, नॉन। आइंदा आपसे कोई भी पूछे ना ये सवाल, कोई भी, कि ये एडजस्टिंग इवेंट क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है, सब्सीक्वेंट, उसे कहना है पेज 328 खोलो भाई, अपनी किताब में पेज 328 खोलो, उसमें है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। उसमें उसने ये भी बताया है सब्सीक्वेंट इवेंट क्या है, डेफिनेशन बताइए सब्सीक्वेंट इवेंट की, बताइए कि नहीं? उसने ये भी बताया उसके बाद 2 टाइप्स, एडजस्टिंग इवेंट क्या है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है, और उसने एग्जांपल्स भी दी हैं, एग्जांपल्स भी दी हैं। ठीक है, यानी ऑडिट के लिए जो भी जरूरी था उसने लिख दिया। हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसने शायद नहीं लिखा, वो आप लिख ले नीचे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नॉन एडजस्टिंग के नीचे लिखे ओनली डिस्क्लोजर, ओनली डिस्क्लोजर, और एडजस्टिंग के नीचे लिख लें प्रोविजन रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट में डिस्क्लोजर भी होता है, जिसकी प्रोविजन है उसको डिस्क्लोजर होता ही है। तो नॉन एडजस्टिंग में सिर्फ डिस्क्लोजर, और एडजस्टिंग इवेंट में डिस्क्लोजर के साथ साथ प्रोविजन भी नहीं लिख रहा। तजर्बा मेरा क्या, मैं बड़ी बात छोड़ जाने दे। ये भाई आपसे पूछेगा 2 दिन के बाद ये, ठीक है, इनको बता देना आप। उस्ताद तो जो बात कर फजूल कर रहा होता है, लिखने की जरूरत है, समझ आ गई, बट ठीक है, बायोनिक मेमोरी परफेक्ट। ये किसकी किताब से, क्या
पूछना। एडजस्टिंग इवेंट में क्या डिस्क्लोजर भी आएगा? अभी बताया था ना, क्या बताया था? हाँ, डिस्क्लोजर भी आएगा। एडजस्टिंग इवेंट में दोनों चीजें आएंगी, प्रोविजन भी डिस्क्लोजर भी, लेकिन एडजस्टिंग इवेंट में ज्यादा फोकस प्रोविजन पे होता है, रिकॉर्डिंग पे होता है। आएंगी दोनों चीजें, ज्यादा फोकस रिकॉर्डिंग पे होता है। नॉन एडजस्टिंग में सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा। अब ये टेबल आपने लाजमी, जब कभी फारिग हो, जब कभी किसी भी क्वेश्चन में सब्सिक्वेंट इवेंट का लफ्ज आए ना, आपने इस टेबल को रिवाइज कर देना, ठीक है? और मेरे से जब तक अब ये चैप्टर नहीं ना आएगा, आपने मेरे से ये नहीं पूछना सर ये सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है। जब भी पूछेंगे ना, मैं क्या कहूंगा, पेज 328, पेज 328, इसको पढ़े बाद। अच्छा कह रहे सब्सिक्वेंट। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी टेस्ट कर लेते हैं। ये उसने कहा है लीगल एडवाइजर से क्लेम हुआ है, कोई क्लेम है, लीगल केस है, ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? शाबाश। क्या अमाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट्स एडजस्ट होनी चाहिए? यस होनी चाहिए। कह रहे मैटर वाज डिस्कस विद मैनेजमेंट। अच्छा, द कम्युनिकेशन स्टेट्स दैट रेलेवेंट कोर्ट ऑफ लॉ हैज सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड इशूड जजमेंट इन फेवर ऑफ कंपनी, इन फेवर ऑफ कंपनी। यानी पहले लायबिलिटी प्रोविजन रिकॉर्ड की थी, अब फैसला क्या नहीं पे करने, अब क्या होना चाहिए? प्रोविजन रिवर्स होनी चाहिए। मैटर वाज डिस्कस विद मैनेजमेंट बट दे आर नॉट विलिंग टू रिवर्स द प्रोविजन। क्यों? ऑन द ग्राउंड दैट डिसीजन ऑफ कोर्ट वाज डिलीवर्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड। इसका मतलब है इसको पता ही नहीं सब्सिक्वेंट इवेंट का कांसेप्ट होता क्या। व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन योर ऑडिट ओपिनियन मैनेजर्स रिलक्टेंस टू रिवर्स। ये क्या है? मेन स्टेटमेंट है। क्या उसने बताया इफेक्ट क्या मटेरियल के परवेसिव? हाँ जी। इफ मटेरियल तो क्वालिफाइड, परवेसिव तो एडवर्स, और बाकी आपको पता ही है रिपोर्ट में जो इम्पैक्ट बताना है बेसिस का और किया। एनालाइज द फॉलोइंग सिचुएशन एंड स्टेट अंडर विच कंडीशन एन ऑडिटर वुड मोस्ट लाइकली इशू ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बताना इसमें से किस में ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा मोस्ट लाइकली। प्रेजेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एज लॉन्ग टर्म मिस स्टेटमेंट है, इसमें तो क्वालिफाइड हो सकता है, यहाँ एडवर्स हो, डिस्क्लेमर तो नहीं आएगा। There are certain indication that company may not be a going concern. However, management has adequate plans to mitigate such problems. ठीक है, इसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आ सकता है। या अगर उसने क्वेश्चन में क्लियर कंक्लूजन नहीं दिया तो आप बाकी के भी ऑप्शन डिस्कस करें, लेकिन उसमें कहीं पे भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं है। ठीक है, गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट हो या नॉट एप्रोप्रिएट हो या मटेरियल अनसर्टेनिटी हो, कहीं पे भी है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं है, नहीं है। हाँ, एमसीक्यू मैटर भी आ सकता है, लेकिन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं है। फिर मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू फर्निश रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम फॉर विच नो एविडेंस इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट। ये स्कोप लिमिटेशन है। इसका इफेक्ट अगर परवेसिव है तो आ सकता है, तो थर्ड ऑप्शन है करेक्ट। फोर्थ, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए लॉन्ग टर्म लोन हैव बीन इनकरेक्टली डिस्क्लोज्ड। ये भी मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड या एडवर्स, तो इस वाली ऑप्शन में थर्ड। शाबाश। चलिए, अच्छा बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं अभी आप लेक्चर की तरफ जाना चाह रहा हूं। इसको हम इंशाल्लाह 2 क्वेश्चन कल स्टार्ट में याद करवा दीजिएगा लेक्चर के। ये एमसीक्यूज वाला था, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वाला 8 नंबर का था। इसमें आपने हर एक का इंपैक्ट बताना था और ये बताना था कि इसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं आ रहा। हर एक का इंपैक्ट रिपोर्ट बताएंगे ना, कि सिर्फ 3 लिख देंगे जैसे एमसीक्यू में लिखते हैं और 8 नंबर मिल जाएंगे। इतनी तनहा पे इतना काम नहीं करना, हक अदा करना है। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर कंटेंट से क्या मुराद है? इंफॉर्मेशन, पैराग्राफ, हेडिंग्स, क्या क्या चीजें आपने एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करनी है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट चूंकि मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसीलिए उसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया गया। और आई कैप उसमें से तकरीबन हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन भी पूछता है। इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट आपके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं। एक तो इसकी रीजन ये है कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड समटाइम्स होता है, जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं। दूसरा, आई कैप क्वेश्चनिंग भी नहीं करता, इसमें से उस तरीके रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कर देगा, केस स्टडी भी पूछ लेगा। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा तो आई कैप क्या पूछेगा? क्या बताओ रिक्वायर्ड एलिमेंट कौन से हैं, या गिव लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये पूछ लेगा। ज्यादा से अगर केस स्टडी सेट करेगा फिर क्या करेगा? केस स्टडी में भी आपको इंफॉर्मेशन देके कहेगा बताओ इस इंफॉर्मेशन में से कौन कौन सा एलिमेंट एंगेजमेंट लेटर में होना चाहिए, लेकिन आपसे ड्राफ्टिंग इसकी नहीं करवाएगा।
ड्राफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ जब भी करवाएगा रिपोर्ट की करवाएगा, इसलिए हमने रिपोर्ट का फॉर्मेट भाईजान जो एक दफा पढ़ा आपने जिंदगी में, भाईजान दूसरी दफा भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फिर पढ़ लेना है, अहम है। खासतौर पे वो वाले पैराग्राफ कि जो मैंने आपको बताया था कि आपने याद करना है, क्या सारी की सारी ऑडिट रिपोर्ट याद करनी है? सेलेक्टेड पैराग्राफ आपको बताए थे, याद है कि ओपिनियन पैराग्राफ करना है कि नहीं? बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ करना, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी वो नहीं करना, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ नहीं, एज इट इज याद नहीं करना। मेन कंसेप्ट पता होने चाहिए आपको कि मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ याद करना है ज़बानी नहीं करना। एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग ये की ऑडिट मैटर, वो की ऑडिट मैटर भी करना है, लेकिन की ऑडिट मैटर ना केस टू केस वेरी होगा, तो उसमें उसका जो हेडिंग फॉर्मेट है वो याद कर लें, बाकी आपकी एक्सप्लेनेशन केस टू केस चेंज होगी, वो उसको समझे, उसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको समझना है कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगेजमेंट लेटर में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए। 2 तरह की लिस्ट है, पहले ये बात अच्छे तरीके से समझ। एक वो लिस्ट है जो दुनिया के हर एंगेजमेंट लेटर में चीजें लाजमी शामिल होंगी, पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, पाकिस्तान में, इंडिया में, आप जर्मनी चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यूएस, कहीं पे भी चले जाएंगे, जो एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट के साथ एग्री हुआ है, ये सारी चीजें उसमें लाजमी आ रही होंगी। क्यों बोला? ये रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये वाली चीजें रिक्वायर्ड है ना, तो इससे ये कंसेप्ट ना बिल्ड हो, मैंने कहा ये रिक्वायर्ड है, हर एंगेजमेंट लेटर में आएंगी, तो ये कंसेप्ट ना हो कि ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है, ये है रिक्वायर्ड, हर केस में आएंगी। ये भी रिक्वायर्ड है लेकिन व्हेन रेलिवेंट, व्हेन रेलिवेंट। जैसे स्टैंडर्ड ये कहता है कि मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी और ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी हर एंगेजमेंट लेटर में लाजमी आएगी, ताकि एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव हो जाए, ये लाजमी आएगी। लेकिन अगर आपने किसी एक्सपर्ट को एंगेज किया है अपने ऑडिट में, जैसे हमने पढ़ा कर सकते हैं ना, एक्सपर्ट को एंगेज किया है, या इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज किया है, समटाइम उसके वर्क को भी यूज कर सकते हैं ना, या कंपोनेंट ऑडिटर को यूज किया है। कंपोनेंट ऑडिटर समझते हैं क्या होता है? वो दूसरे मुल्क में कोई ब्रांच हो तो उसका ऑडिट करने के लिए हम खुद नहीं जाते उधर, बल्कि किसी लोकल ऑडिटर को, वो सस्ता पड़ता है, प्रोसीजर परफॉर्म करके हमें वर्किंग पेपर शेयर कर देता है। प्रीडिसेसर ऑडिटर को कम्युनिकेशन करनी है, इजाजत लेनी पड़ती है ना, अगर इनिशियल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है, अगर थ्रेट ज्यादा हो, वरना नहीं करते। तो ये वाले जो प्रोफेशनल्स है ना 4-5, इनको हम कभी एंगेज करते हैं किसी ऑडिट में, कभी इनकी जरूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। तो फर्क क्या है? मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी, ये वाले एलिमेंट हर केस में एंगेजमेंट लेटर में आएंगे। ये वाले उस वक्त आएंगे जब रेलिवेंट होंगे, यानी अगर प्रॉपर्टी रीवैल्यूड अमाउंट पे शो हो रही है तो फिर एक्सपर्ट वाली बात भी लाजमी हो जाएगी लिखनी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी कॉस्ट हुई है, एक्सपर्ट वाली बात लिखने की जरूरत नहीं। फर्क समझ रहे हैं? कंसेप्ट ये नहीं बिल्ड करना लेफ्ट वाले रिक्वायर्ड और राइट वाले ऑप्शनल है, मर्जी है दो, मर्जी ना दो, नहीं नहीं, राइट वाले भी रिक्वायर्ड है, लेकिन कब? व्हेन रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट। तो कौन कौन से एलिमेंट है जो रिक्वायर्ड है? पहला करेक्ट पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। पर्पस का मतलब क्या? स्टैट्यूटरी ऑडिट है कि नॉन स्टैट्यूटरी? स्कोप का मतलब क्या है? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि कुछ और चीजों को भी? जैसे अगर पर्पस हो ना स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो ऑडिटर के स्कोप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ 4 और चीजें भी शामिल होती हैं। तो ये क्या हमें एंगेजमेंट लेटर में लिख देना चाहिए कि मकसद क्या है और हमने क्या क्या ऑडिट करने है ना। क्लाइंट बाद में कह रहा भाई आपने तो इंटरनल कंट्रोल्स पर भी ओपिनियन देना था, तो स्कोप में लिख देंगे, हमारे स्कोप में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देना, पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट लिख देंगे। क्लियर? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखेंगे। क्यों भला? कंफर्म करने के लिए, कंफर्म हो जाए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, ये एक्सेप्टेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये लिखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लिखना चाहिए। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या इतना अहम है कि एंगेजमेंट लेटर के अंदर लाजमी लिखना इसको? यस, ये इतना अहम है, इतना अहम है। इसी वजह से तो वो कंसेप्ट हमने पढ़ा कि अगर नॉट एक्सेप्टेबल हो तो एंगेजमेंट को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो इसीलिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिख रहे ताकि मैनेजमेंट बाद में गड़बड़ ना करे, ये ना जबानी कलामी कोई और एग्री करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और के मुताबिक बना दे। तो पर्पस एंड स्कोप लिखेंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखेंगे क्या है, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर लिखेंगे, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट लिखेंगे, ताकि दोनों पार्टीज को, ये तो हर कॉन्ट्रैक्ट में, ये तो आपने कैफ ओवर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा कि कोई भी दुनिया का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें दोनों पार्टीज का एक दूसरे से वादा करते, प्रॉमिस कहते थे शायद उसे, एक दूसरे से वादा करते, वो उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है। ए भाई तू इस तारीख को ये चीजें लेके आ, मैं तुझे इस तारीख को पेमेंट करूंगा इसके, दोनों पार्ट। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में
ये एंगेजमेंट लेटर भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। Yes. तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजमेंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर। फिर इसके बाद एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। आपने बताना है आपके ख्याल में फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा रिपोर्ट का। आप कौन सी वाली रिपोर्ट, क्या अनमोडिफाइड रिपोर्ट देंगे कि मॉडिफाइड? वो तो डिपेंड करता है किस पे, जब ऑडिट करेंगे उस पे नहीं, बाज़ औक़ात शुरू में ही पता चल जाता है कि रिपोर्ट अनमोडिफाइड होगी कि मॉडिफाइड। बाज़ औक़ात शुरू में ही नहीं भाईजान, कैश नहीं दिया आगे बनाते मुझे। बाज़ औक़ात स्टार्ट में ही एग्जांपल दीजिए, क्लासिक एग्जांपल, व्हेन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो बताइए, हाँ कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो क्या अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, उसको लिख देना चाहिए कि नहीं लिखा? इस सेक्शन में लिखा जाता है ये एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। इसकी एक और भी एग्जांपल है, क्या आपको शायद बताया था, हमारा एक लिस्टेड क्लाइंट था, उसका फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया था उसने, पिछले साल नहीं किया था, ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। बल्कि वो आपको उसकी एग्जांपल बताई थी पेंट कंपनी की, ठीक है, बर्जर पेंट कंपनी थी, उनका स्टॉक जल गया था स्टॉक, तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से जो रिसीवेबल था उसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि ऑडिटर की जजमेंट थी कि इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए क्योंकि ये वर्चुअली सर्टेन नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी रिकॉर्ड होना चाहिए इनकम, वरना वो इनकम स्टेटमेंट सारी तबाह हो जानी थी। बहरहाल अब उस साल में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, अगले साल अगर वो रीपॉइंट कर रहे हैं हमें, क्या हमें स्टार्ट में ही अंदाजा नहीं होगा कि हाँ क्वालिफाइड, क्या बता देना चाहिए कि नहीं कि क्लाइंट घेरने के चक्कर में शुरू में कहें नहीं सर इस दफा कुछ कर लेंगे, नहीं स्टार्ट में ही बता दें क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन इस पे जोर इस चीज पे तो है कि जो भी फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट है अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड वो बताओ, जोर इस पे भी है एक्सपेक्टेड। स्टूडेंट कहने लगा सर अभी तो हमने ऑडिट शुरू ही नहीं किया, अभी रिपोर्ट दे देंगे, हम रिपोर्ट नहीं दे रहे, एंगेजमेंट लेटर में लिख रहे हैं कि ये टाइप ऑफ रिपोर्ट होगी और साथ में ये भी लिख रहे हैं कि भाई ये एक्सपेक्टेड है। अगर आप सीधे रास्ते पे आ गए हम भी हैं, और अगर अभी आप सीधे रास्ते पे हैं, अगर बाद में आपने उल्टे रास्ते पे गए, यानी अगर अभी हम फर्ज कीजिए क्लाइंट आया सब कुछ ठीक है, मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, वी एक्सपेक्ट टू एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन। क्लाइंट के आपने एंगेजमेंट लेटर में लिख दिया, अब आप पे बाइंडिंग हो गया, मैं 7 खून माफ, जो मर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करूं, आपने लिख दिया अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो अनमोडिफाइड दे दिया आपने। हम कहेंगे नहीं भाईजान हमने कहा था एक्सपेक्टेड है, एक्चुअली में डिफरेंट, इसीलिए स्टेटमेंट भी देनी है एंड में। क्या स्टेटमेंट देनी है कि ये जो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट है ये एक्सपेक्टेड है, ये बाद में चेंज हो सकता है। अगर पहले क्वालिफाइड ओपिनियन था और मैनेजमेंट उसको ठीक कर ले कोई मसला नहीं, और अगर पहले अनमोडिफाइड ओपिनियन था और मैनेजमेंट हमने कह दिया बाद में, ठीक है, ये भाईजान का सर केस स्टडी चेक करें, सर बताइए मैं पास हो सकता हूं कि नहीं, केस स्टडी चेक की बेहतरीन थी, तो मैं क्या कहूंगा एक्सपेक्टेड है कि हो सकते हैं, क्योंकि अभी आगे बड़े चैप्टर आने हैं, बड़ी केस स्टडीज आनी है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आगे आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है। ये क्लियर हो गया, ये 6 एलिमेंट्स है रिक्वायर्ड। अब वो एलिमेंट्स जो कभी आएंगे, कभी क्यों आएंगे, कब आएंगे, जब रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस होंगी तब आएंगे, जब रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस नहीं है नहीं आएंगे। जैसे पहला एलैबोरेशन ऑफ स्कोप, भाई स्कोप की बात हम कर रहे हैं इधर, तो ये मजीद अगर आपको लगे, अब ये डिपेंड करता है, अगर लगे मैनेजमेंट चेंज हो गई है, मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, उसे ऑडिट प्रोफेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, हालांकि हमने रिस्पांसिबिलिटीज में लिख दिया था कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस की है, लेकिन क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस अगर मैनेजमेंट को नहीं पता, अगर मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, तो क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट भी एंगेजमेंट लेटर का हिस्सा बना देना चाहिए, और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी। ये इंटरनल कंट्रोल हमने नहीं पढ़ी अभी बाद में हमारे इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर है, चैप्टर 12, उसमें स्टडी करेंगे, लेकिन ये हम इनहेरेंट लिमिट ऑडिट पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। एग्रीमेंट फॉर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, के प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट के लिए अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्लानिंग, मैं भी एग्रीमेंट कहां से आ गया चेक कर लिया, अच्छा किया, अरेंजमेंट रिगार्डिंग। यहां पे स्टूडेंट एक गलत कंसेप्ट बिल्ड कर देते हैं, कहते हैं सर जी आप प्लानिंग और परफॉर्मेंस आप क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हैं, मैनेजमेंट के साथ, वो तो सारा कुछ तैयार होके पहले से बैठे होंगे, फील्डिंग लगा के बैठे होंगे पहले से, अगर हम उनको बता देंगे हम ये छापा मारने आ रहे हैं स्टॉक अकाउंट में,
तो ये हम सिर्फ उनको बताते हैं ब्रॉड लेवल के डिसीजन। हाँ, टाइम किस दिन आएंगे, कितने लोगों की टीम होगी, कितना अर्सा ऑफिस में स्टे करेंगे, इस तरह की क्यों बताते हैं? ताकि क्लाइंट अरेंजमेंट कर सके। अरेंजमेंट चाहे पानी का इंतजाम, कमरे का इंतजाम करना होता है। हाँ, खास तौर पे एक प्रिंटर, 2 कंप्यूटर और इंटरनेट का कनेक्शन, ये जरूर मंगवाते हैं क्लाइंट से। अरेंजमेंट छोटे से छोटा क्लाइंट भी हो ना तो ये चीज, बड़ा क्लाइंट हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी चीजें। तो अरेंजमेंट करवाने के लिए उससे बता रहे डिटेल प्रोसीजर, हम मर जाएंगे, क्लाइंट को पता नहीं चलने देंगे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे। फीस आर बेसिस ऑफ फी। हाँ जी, एग्री करना चाहे कर। अगर क्लाइंट आपके साथ झगड़ता है तो फिर लिख ले, लेकिन अगर क्लाइंट को पता है कि कम से कम उतनी फीस तो देनी पड़ेगी जितनी लास्ट ईयर की थी, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं। फीस आर, अच्छा फीस से मुराद है लमसम फी, फिक्स। बेसिस ऑफ फी से क्या मुराद है? नंबर ऑफ आवर्स की बेस पे, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स। बाज़ औक़ात फीस, हाँ जी, नंबर ऑफ आवर्स की बेस पे डिसाइड, बाज़ औक़ात फिक्स एग्री कर लेते हैं। एग्रीमेंट टू इन्फॉर्म सब्सीक्वेंट इवेंट्स। मैनेजमेंट से कहा जाता है कि ए मैनेजमेंट, हम तो सब्सीक्वेंट इवेंट्स ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, अगर आपको भी कोई सब्सीक्वेंट इवेंट पता चले तो हमें बता देना, बता देना चाहिए ना। यहां पे वो मैनेजमेंट को कह रहे हैं, ठीक है। ये जाहिर है अगर कोई सब्सीक्वेंट इवेंट हुआ तो मैनेजमेंट बताएगी, वरना नहीं बताएगी। लाजमी नहीं है कि बताए। लाजमी क्यों नहीं है बताए? होगा तो बताएगी, वरना नहीं बताएगी। एक्सपेक्टेशन टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन। वैसे तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैनेजमेंट एग्री कर चुकी होती है कि वो हर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करेगी जो जरूरी होगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, ठीक है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। लेकिन खास तौर पे अगर ऑडिटर को लगे कि मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन पे ऊंच नीच कर सकती है, मुँह कर सकती है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, तो फिर लिख देना चाहिए कि ऑडिटर कहेगा कि भाईजान हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रिटन रिप्रेजेंटेशन हमें एट द एंड ऑफ द ऑडिट प्रोवाइड करेंगे। याद है ना, आज केस स्टडी भी की थी, रिप्रेजेंटेशन लेटर 7 मार्च को आया, उसके बगैर तो हम रिपोर्ट साइन नहीं करते क्योंकि एविडेंस होता है ना हमारा। फिर रेफरेंस टू एनी अदर कम्युनिकेशन और एग्रीमेंट। अगर कोई और भी कम्युनिकेशन या एग्रीमेंट करना है तो वो भी लिख दें। जैसे प्रैक्टिस में हमारे अक्सर जो लिस्टेड क्लाइंट होते थे ना, उनका हाफ ईयरली रिव्यू भी ऑडिटर नहीं करना होता था। आपने शायद कैफ साहब ने पढ़ा हो कि हाफ ईयर, तो अगर हमारी मर्जी है, अगर तो हम चाहें तो ऑडिट की टर्म्स एंड कंडीशन एंगेजमेंट और रिव्यू का एंगेजमेंट, लहदा एंगेजमेंट है ना, एक नहीं है, लहदा दो, एक में रीजनेबल एश्योरेंस है, एक में लिमिटेड। चाहे तो दोनों की टर्म्स लहदा लेटर में एग्री कर ले, और चाहे तो एक ही लेटर के अंदर दोनों एग्री कर लें कि सर रिव्यू एंगेजमेंट की टर्म्स ये हैं, ऑडिट की टर्म्स ये हैं, 2 in 1, वो भी हो सकता है। उसी का जिक्र कर रहा है कि अगर आपने कोई और एग्रीमेंट या कम्युनिकेशन करनी है मैनेजमेंट के साथ या इस क्लाइंट पे, उसका भी जिक्र हो जाएगा। फिर इसके बाद इन्वॉल्वमेंट, ये जिक्र होगा। फिर प्रोवाइडिंग वर्किंग पेपर्स टू अदर पार्टीज। वर्किंग पेपर्स किसकी जिम्मेदारी है? वर्किंग पेपर कहते हैं किसको? ऑडिटर जिसके ऊपर अपना काम करता है। जैसे आपके नोट्स हैं तो ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है, क्या उन्हें डॉक्यूमेंट करता है कि ज़बानी कलामी करता है आपकी तरह? जैसे आप केस स्टडी करते हैं, आप जैसा केस स्टडी ज़बानी कलामी करते हैं, क्या ऑडिटर भी ऐसे ही प्रोसीजर ज़बानी कलामी परफॉर्म करता है? नहीं, बल्कि हर चीज लिखता है। हमारी प्रोफेशन में बताया था ना मुहावरा, कहावत क्या है? समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन। जो आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया, क्या अज्यूम किया जाता है? वो काम आपने कभी किया ही नहीं। तो जब आके मुझे कहते हैं आप सर केस स्टडी पढ़ी थी, तो क्या मुझे नहीं पता? जिस दिन पहले स्टूडेंट ने कहा था ना केस स्टडी, उसी दिन पता चल गया था। क्यों? सीख के आया था। क्या? समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन। रात को 2 घंटे लगा के केस स्टडी की हो ना, तो सुबह बंदा घर नहीं भूल के आता रजिस्टर, 2 मिनट लगा के ढूंढ के आता है। 2 घंटे लगाए थे, 2 मिनट की वजह से जाया ना हो पाए। तो इसीलिए वर्किंग, लेकिन वो वर्किंग पेपर्स किसकी ओनरशिप है? ऑडिटर की। अगर क्लाइंट कहे कि ये वर्किंग पेपर किसी और को नहीं बताना है, किसी और को नहीं देने, क्या हम देंगे? क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है, डिस्क्लोज नहीं करेंगे अनलेस रिक्वायर्ड वाला। लेकिन अगर क्लाइंट कहे सर अगले आने वाले ऑडिटर के साथ शेयर कर दें प्लीज, अगले आने, तो फिर हमारी मर्जी है, क्योंकि ओनरशिप हमारी है ना, हम शेयर कर सकते हैं, हम शेयर। तो यहां पे अगर क्लाइंट ये चाहता है कि हमारे वर्किंग पेपर किसी के साथ शेयर होने हैं, तो हम उसके साथ अभी एग्री करना चाहिए। क्लियर? लेकिन अगर शेयर होंगे तो फिर वरना नहीं। इसी तरह हमने भी अगर किसी के साथ शेयर करने हैं, जैसे हमने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ शेयर करने होते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं सर आप हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है, इजाजत दीजिए कि हम ये वर्किंग पेपर एक थर्ड पार्टी है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, उसको प्रोवाइड कर दें, तो कर सकते हैं। यानी ये थर्ड पार्टी को क्लाइंट भी दे सकता है, ऑडिटर भी दे सकता है, लेकिन एक दूसरे की इजाजत के बाद।
सिंगल डिसीजन नहीं होगा। क्लियर जी? ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या सीखा, एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स। और अच्छा मुझे बताइए आईकेप एग्जाम में इसको कैसे टेस्ट करेगा? ज्यादातर चांसेस क्या हैं? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। लेकिन अगर केस स्टडी सेट करे वो, जैसे उसने एक दफा किया केस स्टडी सेट, तो वो किस तरह की केस स्टडी सेट करेगा? वो एक क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और आपसे कहेगा इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताएं कौन कौन सी चीज एंगेजमेंट लेटर में आप इंक्लूड करेंगे। तो आपने ध्यान से देखना होगा उसमें एक्सपर्ट इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें कोई सब्सिक्वेंट इवेंट की बात हो रही है या नहीं, और दूसरी चीजें जो जो रेलिवेंट होगा वो इंक्लूड करते जाएंगे। क्लियर जी? असाइनमेंट मिल गई आपको आज की? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।